नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आ चुके हैं 10वीं और 12वीं के। बहुत ही शोर शराबा है, जगह जगह स्कूलों में ढोल बज रहे हैं और बच्चे थिरक रहे हैं जो मेरिट में आए हैं। आइए आज बात करते हैं जेसीबी स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन एस.के. शर्मा से। शर्मा जी, सभी स्कूलों में ढोल बज रहे हैं, फूल माला डाली जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की है बच्चों ने। जेसीबी स्कूल में इतना सूनापन क्यों छाया हुआ है? नहीं, सूनापन नहीं है भूटानी जी। क्या होता है, जो कुछ स्कूल कॉमर्शलाइजेशन, बिजनेस पर्पज और एडवर्टाइजमेंट पर्पज से काम करते हैं कि माला डाली, ढोल बजवाए, ये सारी चीज़ें आज से 20-25 साल पहले नहीं हुआ करती थी। और हमारे आपके टाइम में तो 1 रुपये के बतासे बट गए वो बहुत है। ये सिर्फ एक ना पब्लिसिटी स्टंट है। अदरवाइज मैट्रिक बच्चे को करने दो, छेड़ो मत। अगर वो 95% लाया, लाने दो, बहुत अच्छी बात, बधाई दे दो। बच्चे को बुला, माँ बाप को बुला लो, बधाई दे दो। अगर बच्चे को माला डालकर और इस तरीके से हम एक शोबाजी अपने बाजारवाद के लिए बच्चों को पेश करके मीडिया के सामने और तमाशा बनाएं, ये इस चीज़ का मैं हमायती नहीं हूँ। क्योंकि मैंने आज तक जो बच्चे टॉपर आए और उन बच्चों को मैंने फ़ोटो लगा दिया, फ़ोटो लगाकर खम्भों पर टांग दिया, वो बच्चे जीवन में कुछ नहीं बन पाए। और ऐसे बच्चे जिन बच्चों को हमने नोटिस ही नहीं किया, कभी वो अच्छे 95, 96, 90% नंबर नहीं लाए, वो बच्चे आज हमारे शहर में, मैं हर जगह एक आध बच्चा कहीं ना कहीं सभी मुझे याद ही हैं, तो वो बच्चे तरक्की ज़्यादा कर गए। 95% वाला बच्चा, इसका मतलब वो संसार की हर बात से कटा हुआ है, घर में पड़ा रहता है, रटता रहता है और एग्ज़ाम में लिख कर आ गया। हाँ, मैं मानता हूँ आईक्यू लेवल उनका अच्छा होता है, लेकिन इस तरीके से वो पढ़कर आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक जस्ट लाइक ए कंप्यूटर होते हैं। वो बच्चे समाज की बहुत सारी बातें हैं उनसे कट जाते हैं। तो फिर भी जो बच्चे आपके सफल हुए हैं, कम से कम उनको माला तो पहनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये हकदार हैं वो भी। हालांकि शिष्य को, स्टूडेंट को, अपने टीचर को माला पहनानी चाहिए, इसके तो हम भी पक्षधर हैं। लेकिन आज हम आपसे आपके बच्चों को माला जरूर पहनवाएंगे और वो आपको माला डालेंगे भी सही। तैयार हैं आप? नहीं, चलो, बच्चों का हौसला थोड़ी देर के लिए हो जाता है, हम उन्हें सम्मानित कर देते हैं तो बच्चों का हौसला बढ़ता है और ये हौसला बरकरार रहे, अपने आजीवन बरकरार रहे, ये ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि 10वीं में 10th क्लास में 90% आ गए, +2 में डाउन हो गए, तो वो हौसला भी ख़तरनाक होता है। बहुत सारे बच्चे पलवल में 1000 मेरिट के बच्चे निकलते हैं, लगभग 1000 मेरिट हमारे पलवल में आती हैं। और जब सामने कोई चीज़ जब हम देखते हैं आफ्टर 10 ईयर्स उन बच्चों को, तो वो अनएम्प्लॉयड मिलते हैं, घूमते घामते मिलते हैं, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो मैं बच्चे को हाइट देना, बच्चे को इतना ज़्यादा हम उसे बना दें, उसकी पब्लिसिटी उसके नाम पर हम अपनी रोजी रोटी खाने लगें, उस बच्चे की मेरिट को बेचकर बाज़ार में, और फिर हम रोजी रोटी कमाएं, तो ये बच्चे के जीवन को बर्बाद करता है। बच्चे के अंदर और भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरा एक पॉइंट और है, जीवन में हर व्यक्ति एक ग्राफ की तरह उतरता चढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि बहुत बड़ी पीक हासिल करता है, बहुत बड़ी पीक हासिल करता है और उस पीक से फिर नीचे आता है। तो जीवन में ये जो पीक है, अगर बच्चा 95%, 97, 98% नंबर मैट्रिक में लाया है, बहुत कठिन केसेज में ऐसा होता है कि वो +2 में इस परसेंटेज को मेंटेन कर ले। +2 में कोई बच्चा 95, 96% मार्क्स लाया है, तो ये बहुत कम केसेज में देखा गया कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर वो अपनी परसेंटेज मेंटेन कर ले। ये पॉसिबल नहीं होता। आप जीवन का पीक किस समय प्राप्त करते हो, बिजनेस में करते हो या सर्विस के लिए करते हो या बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम में आप पीक हासिल करते हो, तो ये जीवन की पीक है। आप +2 लेवल पर 99% नंबर हासिल करके एक पीक ले गए, लेकिन उस पीक को 99% मार्क्स को आगे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उससे बच्चे डिप्रेस होते हैं कि मैं तो इतना इंटेलिजेंट था लग जाती है फिर, मैं तो इतना इंटेलिजेंट था, मैं तो ये था, मैं तो ये था, आज मैं कुछ नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल केसेज होते हैं, फेलियर पर नहीं होते, सबसे ज़्यादा सुसाइडल जो केस होते हैं, वो उन बच्चों के ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा नंबर लाकर उसके बाद अपने उस अचीवमेंट को
मेंटेन नहीं रख पाते। एक समय था 90 के दशक में जब जेसीबी स्कूल का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। स्कूल में जब छुट्टी होती थी तो उसमें जाम लग जाता था बाहर रोड पर, सड़क पर, नेशनल हाईवे होने के कारण स्कूल के बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती थी। क्या वजह है कि जो सीबीएसई की चकाचौंध में आजकल पिछले कुछ 10 सालों से, 15 सालों से डाइवर्ट हो रहा है सीबीएसई की तरफ स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स भी? वजह क्या है कि दोनों बोर्ड में कितना अंतर है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड में और सीबीएसई में? बोर्ड भूटानी जी, बोर्डों में कोई बोर्ड्स जो होते हैं हमारे, उनका काम केवल एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता है। उनका संबंध स्कूल से कुछ नहीं होता। ना वो बच्चे पढ़ाते हैं, ना वो बच्चे बुक्स देखते हैं, ना नोट्स देखते हैं, ना क्लास में लेक्चर देता है। बोर्ड का कोई मैटर नहीं है। बोर्ड तो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जो भी हमारे एजुकेशनल बोर्ड सारे बने हुए हैं देश के अंदर, 28 राज्य बोर्ड हैं, जिनमें यूपी का बोर्ड भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है, बिहार का बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है। वहाँ से सबसे ज़्यादा आपको बच्चे यूपीएससी में मिलेंगे। तो बोर्ड तो एक जस्ट एग्जामिनेशन बॉडी है। उसको इतना वजन दे रखा है लोगों ने। ये सीबीएसई का स्कूल है, सीबीएसई के स्कूल के नाम पर 25,000 फीस। अब हम ये कहते हैं हरियाणा बोर्ड का स्कूल है, 2,000 फीस। ये जो माँ बाप का जो बन गया है 2005 से, स्पेशली 2005 के बाद हमारे सारे देश के अंदर पूंजीपतियों का ज़बरदस्त आगमन हुआ है। इन पूंजीपतियों ने एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। पूंजीपति चेयरमैन बन बैठे और वो स्कूल में इन्वेस्ट कर दिया। वहाँ प्रिंसिपल लगा दिए 20 करोड़ की बिल्डिंग बना दी, 30 करोड़ की बिल्डिंग बना दी। उस बिल्डिंग्स को देखकर पेरेंट्स अट्रैक्ट होते हैं और बाहर सीबीएसई का नाम लिख दिया कि जैसे सीबीएसई से पढ़ने वाला बच्चा 5वीं का बच्चा ही जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे देता है। अरे +2 करेगा, हरियाणा बोर्ड से करे, चाहे सीबीएसई करे, यूपी बोर्ड से करे, बिहार से करे, +2 के बाद उसे एक समुद्र में कूदना है जो कॉलेज है। वहाँ आपका बोर्ड गॉन हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। हम जो ये बोर्ड के नाम पर अगर कोई स्कूल लूटता है या फीस लेता है, ज़्यादा लेता है और वो उसे ब्रांड बना देते हैं, और जबकि एजुकेशन में कोई स्कूल ब्रांड नहीं है। किसी स्कूल के पास ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा अफसर बनेगा, नीट क्वालिफाई करेगा या जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। किसी स्कूल के पास ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं है कि जो बच्चे को आईएएस बना दे। बच्चा बनेगा अपने हिसाब से। जो बच्चा इंटेलिजेंट है, चाहे वो अलावलपुर में है, चाहे नांगर बहीन में है, किसी गांव में, कस्बे में है, चाहे वो शहर में है, चाहे वो फरीदाबाद में है, दिल्ली में है, बड़े शहरों में है, बच्चे अफसर वही बनते हैं जो मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। चाहे वो मेरे स्कूल का है, चाहे किसी तथाकथित सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा समझने वाला बड़ा स्कूल का है। हमने तो यूनिवर्सिटी में जाकर जब देखा है तो वहाँ सारे बच्चे सब बराबर मिले। जेसीबी स्कूल हरियाणा शिक्षा बोर्ड का गिने चुने स्कूलों में नाम है अपना, आज उसी प्रकार से लोकप्रिय है जैसे पहले हुआ करता था। इसके पीछे वजह क्या है कि आपका टीचिंग स्टाफ है या खुद आपकी निगरानी है? मैंने जैसे एजुकेशन में जैसे हम आए 86 में आए, पहला बैच मैंने 1986 में पढ़ाया। 1986 से पढ़ाते पढ़ाते मेरे व्यवहार में, स्वभाव में, इंटेलिजेंस में, आईक्यू में मुझे कहीं डाउनफॉल नहीं लगा। ना मुझे कोई चीज़ याद करता हूँ तो फटाक से याद हो जाती है। मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे सारी कंठस्थ याद हो जाती है। मैं बच्चों को आज भी उसी तरीके से पढ़ाता हूँ जो 1995-94 में पढ़ाता था, 1990 में पढ़ाता था, 1989 में पढ़ाता था। लेकिन लोग क्या है, मुझसे वो उम्मीद रखते थे, मुझसे जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे बच्चों के अभिभावक हैं, और ये सभी ये इच्छा रखते थे कि स्कूल बहुत बड़ा बने, सीबीएसई का बने, ये बने, वो बने। बाकी मैं इतना धन नहीं कमा पाया इस स्कूल से कि जो मैं इतना बड़ा स्कूल बना देता। तो बच्चे जहाँ की मेरे नाम पर केवल एस के शर्मा नाम ही ब्रांड था, अकेला काफ़ी था। मैं एक बार गोपाल शर्मा एमबीएन वाले से मेरी बात हुई, बैठे थे तो वो आई एम माई टीचर्स आर कॉन्वेंट एडुकेटेड और फलाना एडुकेटेड, इस तरीके की बात कर रहा था। मैंने कहा शर्मा जी आप एक काम कीजिए, आपके सारे कॉन्वेंट एडुकेटेड हैं, सारे टीचर्स। मैं अलावलपुर के सरकारी स्कूल का कॉन्वेंट एडुकेटेड हूँ, मेरे लिए तो वो भी कॉन्वेंट था और आज भी कॉन्वेंट है। आप सारे टीचर एक तरफ कर दीजिए और मैं अकेला काफ़ी हूँ। अगर आपका एक भी बच्चा ये कह दे कि एस के शर्मा पर ये कमी है तो मैं टीचिंग छोड़ दूँगा, और आपके सारे कॉन्वेंट एडुकेटेड हों। ये तो अब टीचर के नाम पर बच्चे नहीं चलते, अब स्कूल के ब्रांड और सीबीएसई के नाम पर चलते हैं। तो ये फ़र्क, इस फ़र्क के कारण
जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, वही बच्चे अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूलों में कराते हैं, जबकि वो स्टैंड कर गए हैं, डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर लड़का चौहान लग रहा है इसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेज में अम्बेडकर में। वो लड़का मेरा स्टूडेंट है, छोटा भाई भी है। लेकिन अब इन बच्चों की सोच बदल गई है। टैगोर की बड़ी शानदार बस जा रही है, देखा बड़ी सुंदर बस है। बहुत सारे बच्चे तो बस के नाम पे एडमिशन होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग के नाम पर होते हैं, बहुत सारे सीबीएसई के नाम पर होते हैं। इन तीनों फैक्टर्स में पीछे रह गया, तो ये कारण है। अदरवाइज टीचर तो मैं मतलब उससे ज़्यादा बेटर हूँ। अलावलपुर के श्री कृष्ण को लिखने का बहुत शौक था। कागज कार्य यानी कि आप कागज पर कागज लिखते चले जाते थे और आपके अक्षर जो होते थे पहले पेज से लेकर आखिरी 10 पेज तक भी 20 पेज तक भी प्रत्येक शब्द एक फ़ॉन्ट में होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी फ़ॉन्ट फैक्ट्री में तैयार किया हो आपका शब्द। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो चिट्ठी पत्र भी नहीं जाती है, व्हाट्सएप से मैसेज दे दिया जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो उसको चिट्ठी लिखने के बजाय सीधा ये लिख दिया जाता है गेट वेल सून। तो शौक है आपको लिखने का क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया। मैंने भूटानी जी किताबें रखी हैं, लिखी, रजिस्टर भरे पड़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, 10 बार रजिस्टर पे पड़े हुए हैं। पूंजीवाद पर मैंने लिखा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर मैंने लिखा राजनीतिक रूप से 1977 से मुझे याद है। और इवन देन नीतियाँ भी याद है कि मोरारजी देसाई की नीतियाँ क्या थी, इंदिरा जी की नीतियाँ क्या थी, राजीव जी क्या थी, नरसिम्हा राव जी क्या थी, एच डी देवगौड़ा, गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और आजकल हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री। मैंने राजनीतिक बातें बहुत लिखी और वो आज भी रखी हुई हैं। लेकिन अब ये जो किताबें लिखना है, ये लिखना है, हमें पब्लिश तो करानी नहीं पड़ती होती, और ना मैं इसमें हूँ मैं समाज में उन चीज़ों को कहूँ। वो कहना वो लोग करते हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग हैं, वो किताबें लिखते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसको फिर वो पब्लिसिटी के लिए फिर किसी बड़े आदमी को बुलाकर उसको इनॉग्रेट कराकर सभी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो किताब लिखना भी एक कमाई का जरिया भी है, और दूसरा अपनी इंटेलिजेंस और समाज का दर्पण भी है। जो काम पत्रकार करते हैं वो काम ये लेखनी भी करती है। यदि आप साहित्यिक लिखते हो, आप राजनीतिक लिखते हो, ये लेख बहुत ज़रूरी हैं, और मेरी अभी भी आदत है कि मैं आज भी लिखता हूँ। समय का दौर बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, पॉलिसी है, वो क्या समय आ गया है कि उसको बदल देनी चाहिए या फिर जैसे बोर्ड है अलग अलग एक समान बोर्ड कर दी जानी चाहिए? जहाँ तक लॉर्ड मैकाले की बात है, 1835 में ट्रेन आई, 1854-55 में हमारे यहाँ स्कूल आए, 1885 में यूनिवर्सिटी खुली। यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में प्रॉपर तरीके से आई। हमारे यहाँ इस बात को तय किया गया कि भाई एक बच्चे की जो कंसंट्रेशन है बोर्ड के आपके लेक्चर के प्रति, वो 40 मिनट की है। हमारे 6 पीरियड 8 पीरियड, स्कूल का टाइम 8 बजे से 2 बजे तक, ये सारी बातें, सिलेबस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें लॉर्ड मैकाले की देन है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को लेकर 52 देशों में आज भी लॉर्ड मैकाले का सिस्टम चलता है। ब्रिटेन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, सभी में जो लॉर्ड मैकाले वाला सिस्टम था, वही सिस्टम आज भी 52 देशों में चल रहा है। और वो सिस्टम कामयाब रहा। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के देश उसी सिस्टम पर चलते हुए आज आपका चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल ग्रह पर पहुंच गए। ये विज्ञान, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और ये लॉर्ड मैकाले के सिस्टम में ही पढ़ी है। रही बात आपको लॉर्ड मैकाले को जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो एक तर्कहीन बात है। लॉर्ड मैकाले जैसा विद्वान अगर वो विदेश में पैदा हुआ है, तो ये नील फराडे विदेश में पैदा हुआ जिसकी बिजली है, जेम्स वाट विदेश में पैदा हुआ, ये पंखे, बिजली, सारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो सारी कन्वर्ट हो रही है, ये भी साइंस ने की हैं, ये भी विदेशों में पैदा हुई हैं। आप एक बाइस्ड होकर लॉर्ड मैकाले को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप उसको पहले पढ़ो, उसके प्रैक्टिकल्स देखो, उसने स्कूल बनवाए, सारा सिस्टम हमें एजुकेशन का दिया है। तो मैं लॉर्ड मैकाले को बहुत महान शिक्षाविद मानता हूँ। रही बात शिक्षा पद्धति को बदल दो, बस एक गलती है हिंदुस्तान के, जो हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान विभिन्नताओं में एकता का देश है, यूनिटी डाइवर्सिटी के अंदर हम यूनिटी में रहते हैं, ये गलत है। हमारे देश के अंदर गुजरात अलग तरीके से चलता है, वहाँ शिक्षा बोर्ड अलग काम करता है, वो अलग किताबें छपवाते हैं।
हमारा हरियाणा बोर्ड तो चलो एनसीईआरटी की है, लेकिन अलग सिलेबस दे दिया है। दिल्ली में अलग सिलेबस है, आपके बिहार में अलग सिलेबस है, अलग बोर्ड है, बोर्ड भी अलग, शिक्षा भी अलग, सारी चीज़ें अलग अलग कर रखी हैं। ये आपके देश को कभी यूनाइट नहीं होने देंगे। आप ब्रिटेन अमेरिका का सिस्टम देखिए, वहाँ पूरे देश के अंदर एक बोर्ड काम करता है, वहाँ पूरे देश के अंदर एक तरीके की बुक्स दी जाती हैं, वहाँ पूरे देश के अंदर एक तरीके का वो एग्जामिनेशन पैटर्न है, एजुकेशन पैटर्न है, उनका यूनिटी है उनके पूरे देश में। आप चाहे केरल में पढ़िए, चाहे कश्मीर में पढ़िए, वहाँ कोई बोर्ड का डिफरेंस नहीं है। तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि शिक्षा में परिवर्तन बस इतना हो कि आपके जो राष्ट्रीयकरण शिक्षा का हो, ये एक तरफ सीबीएसई खड़ा है, एक तरफ हरियाणा बोर्ड का बच्चा खड़ा है, तो वह आगे पूछते भाई कौन से बोर्ड में पढ़ा है, बोला यूपी में, देख क्या पढ़ा होगा, उसके प्रति बड़ी नकारात्मक भाव पैदा करते हैं। राजस्थान बोर्ड के प्रति बड़े नकारात्मक भाव पैदा करते हैं, हरियाणा बोर्ड के प्रति बड़े नकारात्मक भाव पैदा करते हैं। बस अगर हिंदुस्तान को अगर चलाता है तो सीबीएसई चलाता है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर ये सीबीएसई इतना बढ़िया स्कूल रन करते हैं, सीबीएसई वाले, सीबीएसई का जो चेयरमैन है या सीबीएसई देखती है, तो फिर पूरे हिंदुस्तान को सीबीएसई को सौंप दो। क्यों हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों हमारे बच्चों को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने के लिए मजबूर कर रहे हो? मैं तो एचआरडी मिनिस्टर जो भी आज, मुझे तो पता नहीं, अब तो एचआरडी, रक्षा मंत्री, डिफेंस, गृह मंत्री, फलाना मंत्री, अंतरी मंत्री केवल मोदी साहब हैं। तो मोदी साहब से एक ही अनुरोध है, अगर आपको शिक्षा के लिए कोई काम करना है तो ये सारी बातें जो अनावश्यक रूप से दुनिया भर में चलती हैं, इनकी जगह पर केवल राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, ये भिन्न भिन्न बोर्ड ना हो, एक बोर्ड हो, और वो बोर्ड केंद्रीय जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री वो देखे, बाकी शिक्षा मंत्री हों अपने अपने स्टेट की शिक्षा को देखें। तो ये मेरा अपना मत है। तो ये थे हमारे बीच में स्कूल के प्रिंसिपल चेयरमैन एस.के. शर्मा, जिन्होंने शिक्षा का नेशनलाइजेशन करने का यानी कि राष्ट्रीयकरण करने की वकालत की है। साथ ही जेसीबी स्कूल के बारे में उन्होंने बताया कि स्कूल के जो छात्र टॉपर आए हैं उनको आज सम्मानित भी किया गया है, और बच्चों के भविष्य के बारे में उन्होंने कहा कि बच्चा अपनी स्ट्रीम खुद चुनते हैं और बच्चों को अपना भविष्य भी खुद चुनना चाहिए। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, उसमें बच्चों को अपना खुद का चयन करना चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।